हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रुकफील्ड के जो करंट आरईआईटी का जो आईपीओ चल रहा है उसको उसके रिलेटेड, क्योंकि आज उनमें इन्वेस्ट करने का लास्ट दिन है। तो जानेंगे उसका लिस्टिंग गेन का चांसेस क्या है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, ताकि आपको अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो सबसे पहले एक गुड पॉइंट्स की बात कर लेंगे। तो गुड पॉइंट में सबसे फर्स्ट जो आता है तो इनका मैनेजमेंट। तो इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट है। तो बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड एक कंपनी है ये। कंपनी नहीं बोल सकते, ट्रस्ट है ये। और जो ट्रस्ट होते हैं उनके प्रोमोटर्स को स्पॉन्सर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके जो मेन स्पॉन्सर्स है तो उनके पास ऑलमोस्ट 120 इयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो विच इज अ मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा एक मैनेजमेंट है इस ट्रस्ट के पीछे। तो नेक्स्ट गुड पॉइंट की बात करेंगे तो इनके पास मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, कोलकाता में काफी प्राइम लोकेशंस में ऑफिस स्पेसेस या फिर कमर्शियल स्पेसेस है, जो कि इनको अच्छा खासा रेंटल इनकम देने में हेल्प कर सकता है। जो नेक्स्ट अगर गुड पॉइंट की बात करेंगे तो इनके जो नंबर सामने आ रहे हैं, मतलब इनके पास ऑलमोस्ट 14 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल स्पेस है, जिनमें 10 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी रेडी, 0.1 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3.7 मिलियन फ्यूचर प्लानिंग में है। और अगर यहाँ पे देखेंगे ऑक्यूपेंसी तो ऑलमोस्ट 87% का ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी है कि जहाँ से इनका रेंटल इनकम आता है। और अगर इनके नंबर ऑफ टेनेंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 117 टेनेंट्स है इनके पास, जो कि बहुत अच्छा नंबर है इस हिसाब से। और इनका जो एवरेज लीज पीरियड होता है, मतलब ये जो 117 इनके पास टेनेंट है, उनका जो एवरेज लीज पीरियड है वो 7 ईयर्स का है। 7 ईयर्स से भी ज्यादा क्या है। अभी अगर देख लेंगे कुछ बैड पॉइंट्स इनके, मतलब नॉट सो गुड पॉइंट्स की बात करेंगे तो इनका जो टॉप 10 क्लाइंट्स आप देख सकते हो, जैसे एक्सेंचर हो गया, टीसीएस हो गया, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन टॉप 10 कंपनीज से इनका ऑलमोस्ट 75% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और उतना भी नहीं, अगर टॉप 4 कंपनीज का देख लेंगे, यहाँ पे आप टॉप 4 कंपनीज देखोगे तो वहां से ऑलमोस्ट इनका 50 to 55% का रेवेन्यू आता है टॉप 4 क्लाइंट से। तो मतलब 107 में 113 क्लाइंट से आता है 50% और बाकी के 4 क्लाइंट से आता है 50%। तो वो डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा सा प्रेशर है अभी भी। नेक्स्ट बात करेंगे, इनका जो मेन क्लाइंट बेस है उनमें से टेक्नोलॉजी पे ऑलमोस्ट 50% सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। अभी इसमें प्रॉब्लम यह है कि रिसेंट टाइम में वर्क फ्रॉम होम काफी पॉपुलराइज हो रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो गोइंग फॉरवर्ड जो टेक्नोलॉजी स्पेस का कंपनीज होते हैं उनके लिए बहुत आसान है इम्प्लीमेंट करना वर्क फ्रॉम होम, ताकि इनका ऑफिस स्पेस में खर्चा कम हो। और उसी के चलते अगर वैसा कंपनीज डिसीजन लेते हैं तो इनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इनका 50% ऑलमोस्ट क्लाइंट टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। तो नेक्स्ट अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे तो इनका जो बोरोइंग्स है वो बहुत ही हाई है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका बोरोइंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो लास्ट 2 साल में 34,000 से ऑलमोस्ट 16, मतलब ऑलमोस्ट एक डबल हो गया है बस 1-2 साल में ही इनका बोरोइंग्स। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर इनका रिजर्व्स देखोगे, रिजर्व उनके नेगेटिव में है, और वो भी छोटा अमाउंट में काफी ज्यादा नेगेटिव है रिजर्व। ऑलमोस्ट 22,849 रुपीज इन मिलियंस पे इनका नेगेटिव रिजर्व है। और इतना हाई बोरोइंग के चलते इनके पास लॉस भी हो रहा है। तो मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे इनके रेवेन्यूज बहुत स्टेबल है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखोगे आप, लास्ट ईयर 151 रुपीज इन मिलियंस प्रॉफिट था, उधर से 739 का लॉस में आ गया। और इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे मेन रीजन है इनके पास जो इंटरेस्ट देना पड़ता है इनके बोरोइंग्स के ऊपर। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसमें एक भी चीज ये भी है, अगर आईपीओ से जितना इनके पास पैसा आएगा उससे अगर ये बोरोइंग्स को डाउन करे, मतलब बोरोइंग्स खत्म करे, तो ये फिर से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट और एक नॉट सो गुड पॉइंट जो है, तो इनका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 55,000 रुपीज का है। तो ये एक, मतलब नॉर्मल आईपीओ में अगर आप देखोगे 14 to 15,000 का आपको इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन यहाँ पे 55,000 का इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना होगा। तो इसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले दिन ऑलमोस्ट 15% का सब्सक्रिप्शन हुआ था, कल के दिन 77% का सब्सक्रिप्शन टोटल हुआ था। और आज के दिन की अगर बात करेंगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट 10:50 तक सुबह के यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग
89% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अभी तक ओवर सब्सक्राइब नहीं हो गया, अभी तक कंप्लीट सब्सक्राइब नहीं हुए। हाँ, NII कैटेगरी में कंप्लीटली सब्सक्राइब हो चुका है 1.2 टाइम्स। तो अगर लिस्टिंग इन की बात कर लेंगे तो ये नॉर्मल कंपनीज जो होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है ये REIT। तो अगर इंडिया में करेंटली ये छोड़ के और 2 REIT लिस्टेड है, अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो उनके टाइम में जब एम्बेसी REIT की बात करेंगे तो 300 का उनका इशू प्राइस था, लेकिन वो लिस्ट हुआ था 300 पे ही, उसके बाद वो ऊपर गया था। और अगर बात करेंगे माइंडस्पेस की तो माइंडस्पेस में 275 का इशू प्राइस था और वो लिस्ट हुआ था 304 पे। तो उस हिसाब से देखेंगे आप तो लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा, बम्पर लिस्टिंग गेन की चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा यहाँ पे लिस्टिंग गेन शायद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए तो शायद ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं इस IPO में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। कारण ये है कि 55,000 में मुझे इस टाइम पे अभी जो मार्केट सिचुएशन लगता है मेरे पास बेटर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। और बात रहा डाइवर्सिफिकेशन की और रियल एस्टेट पे एक्सपोजर की, तो वो एक अच्छा पॉइंट है अगर आप रियल एस्टेट में एक्सपोजर चाहते हो। लेकिन उस हिसाब से भी मेरे पास ये लिस्ट होने के बाद मुझे नहीं लगता एनीवे ये बहुत ज्यादा लिस्टिंग देगा। तो ऑलमोस्ट इसी प्राइस, जिस प्राइस में ये इशू हो रहा है तो उसी प्राइस के आसपास ही रहेगा। तो मेरे पास उस टाइम में 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रूकफील्ड। ये 3 ऑप्शन में मैं चूज कर सकता हूँ, उसमें तीनों का कंपेयर करके अगर मुझे गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्ट करना भी है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।